प्रश्न 15 है त्रिकोणमिति सर्वसमीका से संबंधित। देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, नीचे दे रखा है टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। तो ये सवाल मिस्टेक है, मैं इसको सही करके फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सवाल आएगा कैसा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डैश वर्क के अंदर काफी गलतियां हैं, तो उस गलतियों को सुधारते हुए आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब तो हो जाएंगे, नहीं तो आप भटकते रहेंगे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सवाल को किताब के अंदर देखना भी है कि वास्तविक प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाय, ये जो टेन स्क्वायर एल्फा इसकी जगह है कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और इसको प्रूव करना है वो का वो टेन स्क्वायर एल्फा। यानी इसमें जो गलती है वो क्या है यहाँ पे, यानी टेन स्क्वायर एल्फा की जगह क्या आना चाहिए कॉट स्क्वायर एल्फा, तब ये सॉल्व होगा और टेन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाय कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पद है इसको मैं एज इट इज जैसे कैसे लिख रहा हूँ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा लिखा है। ये जो कॉट स्क्वायर एल्फा है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट है वो किसका उल्टा होता है टेन का, लाल बटा कक्का से आप अच्छे ढंग से जानते होंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जब हम लिखते हैं तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर एल्फा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/टेन स्क्वायर एल्फा, यानी कॉट का उल्टा टेन होता है तो कॉट स्क्वायर एल्फा है, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए ऊपर जो अंश में है, कलर चेंज कर देता हूं, y माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एल्फा, ऊपर वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा ऐसा का ऐसा बाय, यहाँ पे देखिए 1/टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1, तो यहाँ लसअप लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेता हूं मैं। लसअप है वो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा, ये जो नीचे वाला टेन स्क्वायर एल्फा ये एलसीएम आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको जो नीचे वाली भिन्न है उसको उल्टा करके गुणा में लाएंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और उल्टा करके यहाँ लिख लेता हूँ, कुछ नहीं है तो यहाँ एक लगा सकते हैं, तो इंटू करके ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। यानी जो भाग में था उसको गुणा में करते वक्त क्या करते हैं, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, a/b है ऊपर अंश और नीचे हर में c/d है, तो उसको जब गुणा में लाते हैं तो क्या करते हैं a/b इंटू करते हैं d/c, यानी जो नीचे वाला पद है वो उल्टा करके लिखना है गुणा में। ठीक है, तो यही मैंने किया यहाँ पे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा ये कट गए, तो क्या बचा टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर और एल्फा, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए टेन स्क्वायर एल्फा, तो आ गया बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। 16वां आपके दे रखा है कि किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई और रूट ऑफ ए बी है। ये उदाहरण से प्रश्न लिया गया और बहुत ही शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक। ठीक है, तो इसको सही ढंग से समझना। सबसे पहले वही आपको समकोण बनाना है। ये क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो मैं मीनार बना देता हूं, ये मीनार, उस मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक तो ए दूरी पर और एक बी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूं और यहाँ से मिलाना पड़ेगा, उन्नयन कोण है इसलिए, तो पहले से मैं ले लेता हूं, एक तो मान लो यहाँ तक है और एक है यहाँ तक। अब इनके नाम देता हूं मैं जिससे समझ में आएगा आपको। देखिए ए और ये बी है, ये तो है मीनार, और मीनार के आधार से, आधार है वो बी है, उस बी से
दो बिंदु है सी और डी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं, मान लो ये सी है और ये बिंदु डी है। अब ये कह रहा क्या है कि मीनार के आधार से ए व बी की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः, तो यहाँ पे मैंने एक ही रेखा पर, ये जो ये रेखा है इस रेखा पर दो बिंदु लिए, एक तो सी लिया है एक लिया है डी। इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है इस आधार से वो क्रमशः क्या है, यानी सी की दूरी है वो ए है, तो सी तक दूरी ए ले लिया। कलर चेंज कर लेता हूं, ये ए है और बी दूरी पर एक बिंदु डी है, तो यहां से लगाकर यहां तक टोटल जो दूरी है वो कितनी है, बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है। पूरक कोण का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसे दो कोणों को बोला जाता है पूरक कोण, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा, पूरक कोण। जैसे ए प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए, तो एक को आपको थीटा लेना पड़ेगा और दूसरे को 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो यहां मैं ले लेता हूं, मान लो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसने स्पष्ट बोला है कि दोनों कोण है वो पूरक कोण है, तो दोनों का योग देखिए मैंने दो कोण लिए है, एक तो थीटा लिया है एक लिया है 90 माइनस थीटा, तो दोनों का योग करता हूं तो 90 आएगा, तो थीटा प्लस 90 और दूसरा माइनस थीटा है, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 90, यानी कि दो कोणों का योग है वो 90 आ रहा है। तो इस ढंग से पूरक कोण की जब प्रश्न आता है तो इस ढंग से लेना, एक थीटा लेंगे तो दूसरा लेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम दोनों समकोण में अनुपात लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है, उसकी जगह मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई ए बी है वो एच है, ये जो ए बी है वो क्या मान लेता हूं मैं एच। तो यहां लिख लेता हूं कि माना मीनार मीनार जो ए बी है की ऊंचाई है वो कितनी है एच। ठीक है, एच मान ली। अब मैं एक समकोण त्रिभुज समकोण ए बी और सी में समकोण ए बी और सी के अंदर भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं, ए बी बट्टा बी सी। देखिए ए बी और बी सी, यानी यहाँ थीटा है तो यह हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेन थीटा। मान लिख लेता हूं ए बी मैंने माना है एच, ऊंचाई एच माना है मीनार की, और बी सी है वो आपको दिया हुआ है ए दूरी है, तो आ जाएगा ए बराबर आ गया टेन थीटा। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है जो यहां नजर आ रहा है आपको, दूसरा समकोण ले रहा हूं और दूसरे समकोण से हम दूसरा समीकरण लाएंगे। दूसरा समकोण कौन सा है, ए बी और डी, दूसरा जो बड़ा समकोण नजर आ रहा है उसको ले रहा हूं समकोण ए बी और डी में। ए बी और डी के अंदर वापस भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं, एक तो ए बी ले रहा हूं यानी लंब और एक आधार ले रहा हूं बी डी, तो ए बी बट्टा बी डी। तो भुजाओं का अनुपात ले लिया हमने ए बी बटा बी डी, तो ये भी क्या हो जाएगा टेन। अब थीटा की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है डी की, न्यून कोण कहाँ पे है डी पे, और ये न्यून कोण कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ए बी है वो मैंने मीनार की ऊंचाई एच मानी है तो एच लिखना पड़ेगा, और बी डी बी से लगाकर डी तक ये दूरी कितनी है बी। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी बराबर। अब आपको पूरक कोण पता होना चाहिए कि टेन 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये रफ कार्य 90 टेन 90 माइनस थीटा पूरक कोण से हम जानते हैं कि ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा कॉट थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का गुणा करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करना और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से गुणा करना है, तो h बटा ए, ये समीकरण नंबर 1 है, तो h बटा ए का गुणा किससे करना है, इस समीकरण 2 के h बटा बी से, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से। इसी प्रकार
समीकरण एक का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, टेन थीटा है, तो आ जाएगा टेन थीटा। और दूसरा पॉइंट लगा के लिख रहा हूं मैं, गुणा में टेन थीटा, और यहाँ पे जो समीकरण दो का क्या है, कॉट थीटा। अब देखिए एच का गुणा एच से, यानी अंश का गुणा अंश से करो तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। ए बी का गुणा, ए का गुणा बी से होगा तो ए और बी आएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे की विलोम है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ एक बटा टेन, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक, तो मैं सीधे ही एक लिख लेता हूँ। जब पास में टेन और कॉट हो तो उसकी जगह एक लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन और कॉसेक पास में आएगा तो एक लिख सकते हैं, कॉस और सेक पास पास में आएंगे तो एक लिख सकते हैं, राइट। ये आपको विलोम है वो ध्यान रखना है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये ए बी का गुणा एक से होगा तो आ जाएगा ए बी, क्रॉस में गुणा वज्र गुणन किया तो एच बराबर क्या आ जाएगा, जब घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है, तो रूट ऑफ ए बी। तो यही तो प्रूव करना है। यहाँ पे पूछा था कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है, राइट। तो रूट ऑफ ए बी है वो प्रूव हो गया। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। अच्छा प्रश्न है, और इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप वापस पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वापस समझाने का प्रयास करूंगा इसको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे ढंग से आप दो तीन बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका प्रूव करना है। तो लेता हूं मैं, सबसे पहले आपको एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा, यानी कि एक वर्त बना के इसको प्रूव करेंगे। तो मैं वर्त बनाता हूं, ठीक है। मान लो ये वर्त है, इस वर्त के अंदर एक व्यास बनाना पड़ेगा, और व्यास से ही हमें पता चलेगा कि अर्धवर्त कौन सा है, ठीक है। क्योंकि व्यास है वो क्या करता है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा बना लेता हूं एक व्यास। तो यहाँ से एक भुजा ले लेते हैं, ये ले ली, इसका नाम दे देते हैं ए, ये ओ केंद्र है, और ये बी ले लिया। अब इस अर्धवर्त के अंदर आप नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, कहीं भी बना सकते हैं। मैं एक बना रहा हूं अर्धवर्त में कोण, और उसको हम प्रूव करेंगे समकोण। तो देखिए यहाँ पे मान लो कोण बन रहा है ये जो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ए बी, और यहाँ दे देता हूं सी। तो ए सी और बी ये मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी सिद्ध करने वाले जो सवाल आते हैं उनको एक निश्चित स्टेप के द्वारा प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया हुआ है, उसके बाद में जो सिद्ध करना है वो, और उसके बाद में उत्पत्ति। तो तीन स्टेप के द्वारा सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखता हूं कि दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, यानी एक वर्त है वो हमने बनाया है, परंतु आपको लिखना है कि दिया हुआ है एक वर्त, एक वर्त जिसका जिसका केंद्र ओ तथा ए बी क्या है, व्यास है, ठीक है। ए बी है वो व्यास हो गया, यानी कि ये अर्धवर्त हो गया ए सी और बी। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है कोण ए सी और बी, ए सी और बी, यानी ये कोण है वो आपको प्रूव करना है 90 डिग्री। तो ये सिद्ध करना है कि ए सी बी एक समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो ए सी बी एक क्या है, समकोण। सिद्ध किसमें करेंगे, उपपत्ति के अंदर। तो उपपत्ति लिख लो। तो उपपत्ति के अंदर सीधा सा आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परत के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित
कोण का दुगुना होता है। ठीक है, यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी चाप कौन सा हुआ, ए से लगाकर बी तक, ये पूरा चाप हो गया। इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो गया, ए ओ और बी, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण होगा वो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। शेष भाग कौन सा है, ये ऊपर वाला। इस वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण कौन सा कोण है, ए सी और बी। इस कोण का हमेशा ये दुगना होगा। तो ये मैंने लिखा है कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यानी कोण ऑफ ए ओ और बी, कोण ए ओ और बी, ये जो कोण है वो किसका दुगना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी और बी का। ए सी और बी, इस कोण का क्या होगा, इस कोण का दुगना होगा ये कोण। अब ए ओ बी आप जानते हो कि एक व्यास पर कोण जो बनेगा यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 180। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 180 डिग्री, यानी एक रेखी कोण है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए सी और बी, 2 का भाग लग जाएगा, ए सी भी निकालना है। तो यहाँ मैं थोड़ा साइड में करता हूँ इसको, या करके आगे लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए सी और बी बराबर है हमारे पास कितना, 180 डिग्री। इस स्टेप को आगे लिखा, इसको पीछे लिखा। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए सी बी, ए सी बी तो प्रूव करना है। तो ए सी बी कितना आ जाएगा, 180 बट्टा 2, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी और बी बराबर 90। ए सी और बी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना है कि ए सी बी है वो समकोण है। तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस ढंग से आप प्रूव कर सकते हैं कि एक अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। नेक्स्ट 18वां प्रश्न रचना से संबंधित है और बहुत ही सरल है, 2 नंबर हर कोई लाएगा इसमें। अब देखो इसके अंदर करना क्या है कि एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर, अब रेखाखंड खींचना हम 6 में ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड का क्या करना है कि 3 और 5 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ आइडिया, आप आराम से स्केल और प्रकार की सहायता से इस 3 और 5 के अनुपात में रेखाखंड का आंतरिक विभाजन कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक रेखाखंड खींचेंगे सीधा। ठीक है, एक खींच लिया मान लो आपने, थोड़ा दूसरा लेता हूं, मान लो ये रेखाखंड ले लिया आपने। ठीक है, अब इसका नाम दे देता हूं मैं ए और ये बी। अब ए और बी है वो कितना खींचा आपने, 7.4, जितना भी बोले उतना खींच लो। 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया आपने। उसके बाद क्या करना है कि 3 और 5 के अनुपात में आपको विभाजन करना है इसका। तो विभाजन करने के लिए प्रोसेस क्या है कि बिंदु जो ए है उस पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचना है, ऐसे ही बिना कोण की। कोई भी आप न्यून कोण ले लो, न्यून कोण का मतलब 90 से कम होना चाहिए। तो आप ऐसे अपने हिसाब से एक किरण खींच लेना और उसका नाम दे देना आप एक्स। ठीक है, एक किरण खींची ए एक्स। अब इस किरण ए एक्स को क्या करना है, आपको भाग बनाने हैं 3 और 5। यहाँ पे जो भी अनुपात दे रखा हो उस अनुपात को जोड़ना है, यानी 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो इस जो किरण ए एक्स है, इस किरण ए एक्स पे आपको 8 खंड बनाने हैं समान समान लंबाई के। यानी कि प्रकार लेंगे और प्रकार रख के बिंदु ए पे रखना और बिंदु ए पे रख के ऐसे चाप काटना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसा ये पहला चाप, उसके बाद में समान अंतर, आपने प्रकार जितना खोला होगा उतना उतना आता रहेगा आगे से आगे। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इस ढंग से आपके सभी अनुपात आ जाएंगे और यहाँ समान समान आपको अंतर है वो रखना है। ऐसे नहीं कि प्रकार आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो लाइन आएगी चाप खींचेंगे वो आ जाएगा A1, फिर दूसरे का नाम देना A2, तीसरे का A3, A4, A5, A6, A7 और A8। 8 तक क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का योग है वो 8 आ रहा है।
जैसे मान लो 2:3 बोला होता कि 2 और 3 में विभाजित कीजिए, तो मैं क्या करता, 2 और 3 का योग कितना आता, 5, तो 5 खंड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना अनुपातों का योग हो रहा है उतने खंड बनाने हैं यहाँ। फिर क्या करना है कि लास्ट वाला जो जितना भी आएगा, जैसे A8 है वो लास्ट है, इस लास्ट को B से मिलाना है। ये यहां से पकड़ना और सीधा स्केल की सहायता से B को मिला देना। ठीक है, यानी यहाँ पे लाइन आ गई सीधी, एक त्रिभुज आ गया। अब आपको इसके अंदर एक लाइन और खींचना है, वो लाइन का खींचेंगे छोटे अनुपात से। छोटा अनुपात कौन सा है, 3, यानी ये जो 3 है उससे A3 से आपको इसके समांतर एक रेखा खींचना है। ये जो मैंने खींचा है A8 से लगाकर B तक ये लाइन खींची है, इसके समांतर आपको लाइन खींचना है A3 से, A3, और यहाँ जो बिंदु आएगा AB पे उसका नाम दे देंगे P। तो ये आपको काम करना है। ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से यहाँ स्केल रखेंगे और सीधा रैक कर लेना, और यहाँ पे समांतर रेखा दिखनी चाहिए, इसके रेखा के समांतर यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो मैं जैसा मैं आपको खींच के बता रहा हूँ, यहाँ से लगाकर ये लगभग आपके A8B के समांतर दिख रही है ये, तो ये छोड़ दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ P, यानी A3P। देखिए A3P जो खींचा है वो A8B के क्या है, समांतर है। ये खड़ी लाइन है वो किसकी होती है, समांतर। तो ये समांतर रेखा आ गई, यानी कि जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 और 5 के, 3:5 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से आप किसी भी रेखाखंड का आंतरिक विभाजन कर सकते हैं, जो भी अनुपात दे रखा है वो। जैसे मुझे 2 और 3 बोला होता तो क्या करता मैं, अंतिम जो A5 आता उसको मिलाता B से, और फिर 2 वाले को यानी A2 से लाइन खींचता जो AB पे आता बिंदु P। उस ढंग से आप आराम से बिंदु P ला सकते हैं। तो अंत में लिखना है कि बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 3:5 में आंतरिक विभाजन करता है। और रचना के इसे हम पूरे कंप्लीट लिख सकते हैं, जैसा आपने किया है वो ही आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपको पासबुक की किताब की भाषा लिखने का काम नहीं, आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे उल्टे। तो इसके अंदर आपको जो किया है वो अपनी भाषा में 2-3 लाइन लिख लेना, आपके पूरे नंबर मिलेंगे 2। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना, मैंने रचना वाला जो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस रचना के अंदर प्रकार, पेंसिल, स्केल की सहायता से सब लेके हाथ से बनाते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाके रचना वाला टैब ओपन